Hello everyone, welcome. Welcome to a very important session today. आज का जो ये सेशन है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, पहले मैं वो आपको बताता हूँ. देखिए हमारा पर्पस क्या है. आप एज एन एस्पायरेंट फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, आपका होल पर्पस क्या है कि प्री और मेंस में जितने भी सेक्शन आते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सको, अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सको. यही है ना. क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया और मेंस में जीए हो गए. इसमें आपका स्कोर अच्छे से अच्छा है. तो इसमें जीए जो है वो नॉलेज बेस्ड है, तो उसके बारे में हम लोग कभी बाद में बात करेंगे. बाकी जो 3 सेक्शन है, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड सेक्शन है जहां पे आपके सामने एक प्रॉब्लम होता है, चैलेंज होता है, जिसको आपको सॉल्व करके फिर आंसर देना होता है और उसके बेसिस पे आपको इवेलुएट किया जाता है. राइट. तो इसमें सिमिलैरिटी है, बट इसमें सिमिलैरिटी होने के बावजूद भी इंग्लिश और बाकियों में थोड़ा सा फर्क है, और वो फर्क और वो डिफरेंस ही आज के डिस्कशन का मेन मुद्दा है. तो वो डिफरेंस क्या है उसको डिस्कस करने से पहले एक बार मैं आपसे शेयर करता हूं कि वो सिमिलैरिटी क्या है. तो वो सिमिलैरिटी क्या है उसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं. देखो आपको याद आता है कि नहीं. दिस स्लाइड वॉज फ्रॉम माई प्रीवियस सेशन, जहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हाउ यू शुड प्लान योर इंग्लिश प्रिपरेशन. ठीक है. ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने ये भी दिखाया था कि अगर मेरे साथ आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको क्या क्या टाइमलाइन अपने देखने चाहिए. बट इसमें मेन आइडिया क्या था? मेन आइडिया ये था कि हमें इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसको फर्स्ट स्टेज में क्लियर करना है, फिर उसकी साथ साथ ही एक टाइमलाइन के ऊपर आपको उसके एप्लीकेशन स्किल्स बिल्ड करने हैं और एक सही जगह से उनको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. एंड आफ्टर टाइम पीरियड आपको स्कोर एनहांसमेंट करना पड़ेगा. राइट. ओके. ये हमने देखा था. टाइमलाइंस क्या है, कब 2 महीने में कौन सा करना है, 4 महीने में कौन सा करना है, इसको देखने के लिए आप डिटेल में वो वाला सेशन देख लीजिए. कौन सा सेशन याद है आप लोगों को? यस, इट वॉज द ओरिएंटेशन सेशन ऑफ माई इंग्लिश एंड सीआर अचीवर्स प्रोग्राम, जो मेरा ऑनगोइंग प्रोग्राम है जिसमें कल से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है. उसका ओरिएंटेशन मैंने आप सबके लिए फ्री कर दिया था, याद है? और वो क्यों किया था? ताकि आपको एक डायरेक्शन मिले. राइट. आप मेरे साथ कर रहे हो तो आपको पता चल जाए कि आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेड है मुझे, और जो पिछले 3-4 दिन का आपको जो एक्सरसाइजेस दिया है वो आप कर सको. और अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाए कि आप अपना प्रिपरेशन कैसे करो. ठीक है. यही पर्पस था इसको फ्री करने का. तो अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो लिंक दे दूंगा नीचे, आप जाके उसको ज़रूर से देख लीजिएगा. उसमें पूरा डिटेल में मैंने ये सारा बात किया है कि इंग्लिश को तैयारी कैसे किया जाए. बट अभी जो हम लोग बात कर रहे थे सिमिलैरिटी का, तो सिमिलैरिटी दोस्तों ये जो कैप्स है, तो ये कैप्स मेथोडोलॉजी और जो सिस्टम है जो हमारे इंग्लिश के लिए और क्रिटिकल रीजनिंग के लिए इतना काम आता है, तो वो डेफिनेटली क्वांट और रीजनिंग के लिए भी तो उतना ही काम आएगा. राइट. ऑब्वियसली टाइमलाइंस अलग होंगे, टॉपिक्स अलग होंगे, जो यहाँ पे है ऑब्वियसली वो टॉपिक्स नहीं होंगे, बट द कोर कॉन्सेप्ट इज रिमेन्स द सेम. ओके. और तो और क्वांट और रीजनिंग में इसके बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि इस आप जितना इनके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए एप्लीकेशन को बार बार प्रैक्टिस करोगे, उसी से आपका कैपेबिलिटी बढ़ेगा और फिर उससे मॉक्स दोगे, सेक्शनल दोगे, तो आपका स्कोर एनहांसमेंट हो जाएगा. ये इंग्लिश में भी करना पड़ेगा, बट क्वांट और रीजनिंग में यही काफ़ी है. राइट. बट इंग्लिश में इसके ऊपर भी एक चीज़ आती है जो बार बार आपको सुनने में मिलता है. आपको याद करो, कोई आके आपको बोल देता है कि देखो इंग्लिश में क्वेश्चन करना एक तरफ और गुड रीडिंग हैबिट बिल्ड करना और एक तरफ, अगर वो कर लिया तो तुम्हारा काम हो गया. फिर कोई आके बोल देगा कि देखो इंग्लिश में इफ़ यू हैव अ गुड वोकैबुलरी तो तुम्हारा काम आधा आसान हो जाता है. राइट. देन समवन वुड कम कि अगर तुम्हें लिखने की आदत है, अच्छे सही सेंटेंसेस, ग्रामर को ठीक करने की आदत है, तो वो हो जाएगा. हर जगह पे दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? दे आर टॉकिंग अबाउट गुड लैंग्वेज हैबिट्स. सो इन क्वांट, इन रीजनिंग हमारे कोर्स के बाहर कोई भी बात नहीं होती है, बट इन इंग्लिश वी आर ऑलवेज अगेन एंड अगेन रेफर टू सम हैबिट बिल्डिंग. और ये हैबिट, हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है और अपना अपना ओपिनियन के हिसाब से बोल के हमें चले जाते हैं, और एंड वी गेट थॉरोली कंफ्यूज्ड कि यार हम क्या करें, कौन सा हैबिट बिल्ड करें, कौन सा नहीं करें.
तो एक कंप्लीट हैबिट बिल्डिंग का गाइडेंस हमारे पास नहीं होता है और वो आज आपको मिलेगा। वॉट आर दीज हैबिट्स? सो देयर आर बेसिकली देयर आर 4 हैबिट्स, बट इसमें से आज हम 3 के बारे में बात करेंगे बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे बैंकिंग के ये 3 हैबिट्स रिलेवेंट है। चौथे के बारे में मैं आपको बता दूंगा और किस कंडीशन में वो हैबिट आपका काम आएगा वो भी बता दूंगा, बट उसमें डिटेल में नहीं बात करेंगे। और इन 3 हैबिट्स को मिला के मैंने एक एक्रोनिम भी बनाया है और वो एक्रोनिम है URL हैबिट। 4 को मिला दोगे तो URLS हैबिट भी बोल सकते हो इसको, URLs हैबिट नाम याद रहेगा, URL जो टाइप करते हो आप, ठीक है। तो URL हैबिट या URLS हैबिट अगर 4 को मिला दो तो राइट। ये क्या है, लेट्स सी। सो द फर्स्ट वन इज यूसेज एक्टिविटी। यूसेज का ये जो U है, URL का जो U है, दैट स्टैंड्स फॉर यूसेज एक्टिविटी। तो यूसेज एक्टिविटी क्या है? यूसेज एक्टिविटी का मतलब है कि आप लैंग्वेज को कितना यूज कर पाते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं एकदम स्पेसिफिक टास्क्स बता दूंगा ताकि आपको इधर उधर घूमना ना पड़े कि करना क्या है, टास्क्स बता दूंगा। देखिए, आपको मैंने वोकैब कॉपी बनाने की बात की थी, कैसे बनाने की बात की थी, मास लेक्चर में मैंने आपको वोकैब कॉपी कैसे बनाना है वो पूरा डिटेल में बताया था, राइट, इस वाले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो अगेन मैं लिंक दे दूंगा मेरे सारे लेक्चर्स का, आप जाके वो चेकआउट कर लीजिएगा, राइट। उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पे, बट वो वोकैब कॉपी में मैंने आप लोगों को बोला था सेंटेंसेस लिखने के लिए, एसोसिएशन करने के लिए, राइट, ठीक है। तो ये जो आप वोकैब कॉपी में जब आप वर्ड्स, नए वर्ड्स, और वो नए वर्ड्स कहाँ से आएंगे, आपकी रीडिंग से आएंगे, राइट। क्या रीड करोगे तो वो नए वर्ड्स आएंगे, वो मैं अगले वाले एक्टिविटी में डील करूंगा। बट जो नए वर्ड्स आपको दिन में मिल रहे हैं जिनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता है, 4-5, ज़्यादा नहीं, 4-5 वर्ड्स जो आपको नए दिखते हैं, उनके लिए एक वोकैब कॉपी मेंटेन कीजिए। किस तरह से बनाना है इस लेक्चर में जैसे मैंने बोला है, और उन वर्ड्स को यूज करते हुए सेंटेंसेस और एसोसिएशन बनाइए जिसमें आप उन वर्ड्स को राइटली यूज कीजिए, राइट, ओके। तो ये है आपका काम यूसेज एक्टिविटी में डेली। इट विल नॉट टेक यू मोर देन 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स डेली। अच्छा, ये भी आपको अगर गाइडेंस चाहिए कैसे करना है, किस तरह से करना है, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट यू ज्वाइन द ग्रुप इन टेलीग्राम। उसमें ये जो मास एक्टिविटीज है मैं डेली कराता हूँ, राइट। जैसे एक दिन वर्ड लिया, उसके ऊपर मैंने मास एक्टिविटी करा देता हूँ एंड देन स्टूडेंट्स स्टार्ट राइटिंग ऑन दैट। और अगर स्टूडेंट कुछ गलती करते तो उसमें मैं उन लोगों को करेक्ट कर देता हूँ। सो इफ यू वांट माई हेल्प इन दिस तो डेफिनेटली ज्वाइन दिस ग्रुप and participate in daily mass activities and weekly wow activities। अब ये वीकली वाव एक्टिविटीज क्या है, जितने भी हमने हफ्ते में वर्ड्स किए हैं नए, उनको मिला के एक में स्टोरी लिखता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं कि आपको अपना सेंटेंसेस फ्रेम कैसे करना है, स्टोरी कैसे फ्रेम करना है, और उसके ऊपर वीकेंड में बैठ के बच्चे 15-20 मिनट लगा के एक स्टोरी बना के उसमें पोस्ट करते हैं। सो दीज 2 एक्टिविटीज डायरेक्टली वुड सॉल्व दिस यूसेज एक्टिविटीज नेसेसिटी फॉर यू, राइट, ओके। और ये देखो मैंने क्या बोला था कि हमारे यहाँ पे जो हम लोग ये सब करेंगे तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें अपने प्रिपरेशन के प्रैक्टिस वाले लेवल पे मिलेगा और एप्लीकेशन वाले लेवल पे भी मिलेगा, प्रैक्टिस वाले में लेवल पे भी मिलेगा। यहाँ पे कहाँ मिलेगा, एग्जाम एरियाज इंपैक्टेड, वोकैब क्योंकि वर्ड्स यूज कर रहे हैं उनको, ग्रामर सही तरीके से यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दैट इज व्हाट ग्रामर इज ऑल अबाउट, राइट। देन फिल इन दी ब्लैंक्स, जहां पे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ब्लैंक में कौन सा वर्ड किस फॉर्म में जाएगा, वो भी तो यूसेज का ही पार्ट है ना दोस्त, राइट। एंड ऑब्वियसली राइटिंग, आप लोगों को पता है पीओ के एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लास्ट 15 दिन में सीखने से अच्छा है कि उसकी एक आदत बन जाए हमें, राइट, ओके। सो ये सारे हैबिट्स जो ये हैबिट, सिर्फ ये हैबिट एग्जाम एरिया की ये चारों एरियाज को जो है इंपैक्ट करता है। तो इंपॉर्टेंट हुआ, तो हमारे कैप्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटिंग, है ना, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटिंग। हमारे कैप्स के एरिया को वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। और ये सिर्फ इंग्लिश में ही पॉसिबल है, इसलिए मैंने बोला ना कि इंग्लिश में थोड़ा सा अलग चलता है। सो दैट वाज द फर्स्ट एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी क्या है, सेकंड ऑब्वियसली यूआरएल का यू हो गया, अब आर बचा। आर में क्या होगा, यस यू गेस्ड इट राइट, रीडिंग एक्टिविटी। रीडिंग एक्टिविटी में क्या होता है, यू
रीड, शुड रीड, क्या आपको रीड करना चाहिए, रीड मिनिमम 2 to 3 आर्टिकल्स अ डे, राइट। ओके, अब ये आर्टिकल्स कहीं से भी हो सकते हैं, आपके न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स हो सकते हैं, ओके, प्रेफरेबली न्यूज़पेपर के एडिटोरियल। सच्चे न्यूज़पेपर में कोई भी ऐसा मत सोचो कि कोई पर्टिकुलर न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, हिंदू ही पढ़ना है, ऐसा ज़रूरी एकदम नहीं है। आपके बैंक के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए कोई भी न्यूज़पेपर के, कोई भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का, वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदू हो, जिस दिन जो मिल जाए, इंडियन एक्सप्रेस हो या आपका हिंदुस्तान टाइम्स हो, राइट, टेलीग्राफ हो, स्टेट्समैन हो, यहीं कहीं कभी कोई भी न्यूज़पेपर का आप 2 से 3 आर्टिकल पढ़ सकते हो या मिक्स करके भी पढ़ सकते हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, आप एक ही न्यूज़पेपर से हमेशा पढ़ते मत रहिएगा, उससे क्या होता है कि बायसनेस हो जाता है। बिकॉज आप सबको पता है कि सारे न्यूज़पेपर थोड़े से इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, हर न्यूज़पेपर अपने अपने हिसाब से थोड़े से अलाइंड होते हैं, तो उनका बायसनेस हम में ना आ जाए, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो मिक्स एंड मैच करके पढ़ लेना, ठीक है। सो 2 to 3 आर्टिकल्स आपने पढ़ा, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यू समराइज 1 एंड राइट मेन आइडिया ऑफ ऑल द आर्टिकल्स। एक को तो समराइज करके लिखो। मान लो वो 300 वर्ड का आर्टिकल था, तो आप 60 to 70 वर्ड्स का एक समरी उसका लिख दो, राइट, ओके। इसमें अगर आपको चाहिए कि सर थोड़ा सा बता दीजिए समरी कैसे लिखते हैं, किस तरह से हमें सक्सिंक्टली पुट फॉरवर्ड करना होता है, अगर आपको ये लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट टास्क है जो कि आपको ठीक तरीके से ना आता है और मेरा हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि सर प्लीज़ समरी के बारे में एक सेशन करवा दीजिए। तो एक समरी लिखना है, एंड देन यू राइट मेन आइडिया ऑफ ऑल द आर्टिकल्स। 3 आर्टिकल अगर पढ़ा, एक का समरी लिखो, और सबके तीनों के मेन आइडिया मतलब क्या है, 2 से 3 लाइन में ये आर्टिकल भाई था किस चीज़ का, ठीक है, राइट। ये आपको एक्टिविटी करना। अच्छा, इससे मैं पिछले एक्टिविटी के साथ लिंक भी कर दूं। आपने ये 2-3 आर्टिकल पढ़े न्यूज़पेपर में, हर दिन आपको कम से कम 4 से 5 वर्ड ऐसे मिल जाएंगे जो आपको पता नहीं है ना दोस्तों, ऐसे मिलते ही रहते हैं, राइट। यही 4 से 5 वर्ड को आपको अपने वोकैब कॉपी में डालना है। जो मैंने बोला था ना कि पिछले वाले एक्टिविटी में, कि मैं बताऊंगा अगले वाले एक्टिविटी में कि आपको ये वर्ड्स मिलेंगे कहां से, राइट, तो ये यहां से मिलेंगे। नाउ थर्ड, try and integrate the words that you have learned in your writing when you are writing your summary or when you are writing your main ideas। ये तो सिंपल सी बात है, जैसे वाव एक्टिविटी में या मास एक्टिविटी में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, वही मैं आपको अपने एंड पे भी करने को बोल रहा हूं, तभी जाके आप उसको जो है फेमिलियराइज हो गया और कॉन्फिडेंस आपका उसमें बढ़ेगा। अच्छा, अब यहां पे खत्म नहीं होता। अच्छा, ये कितना टाइम लगेगा? न्यूज़पेपर से जो आपने इंग्लिश के लिए जो टाइम निकालना है 30 मिनट, ये नहीं। अच्छा, उसके अलावा हम रीडिंग में क्या करना चाहिए हमें? एक जनरल मैगजीन एटलीस्ट वंस अ फोर्टनाइट मतलब हो गया 14 डेज से 2 वीक्स बेसिकली, राइट। तो 7 to 14 डेज कर दो। तो हर 2 हफ्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा हर 2 हफ्ते में, हो सके तो हर 1 हफ्ते में एक बुक पढ़ो, राइट। तो मतलब महीने में या तो 2 बुक पढ़ो, या हो सके तो 3 से 4 बुक पढ़ो। 2 बुक तो पढ़ो ही पढ़ो, और हर हफ्ते हर फोर्टनाइट एक जनरल मैगजीन, मतलब महीने में 2 मैगजीन्स एंड एटलीस्ट 2 बुक्स, राइट। अच्छा, ये जो महीने में 2 बुक्स है, तो मतलब इसके डेली कितना देना पड़ेगा? बेसिकली यू शुड बी रीडिंग 30 to 40 मिनट्स ऑफ बुक रीडिंग एवरी डे। और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं, एग्जाम की तैयारी के लिए नहीं, कोई भी प्रोफेशनली सक्सेसफुल बंदा हमेशा बुक रीडिंग करता है हर दिन, राइट, हर कोई करता है। आपको अगर करियर में ऊपर उठना है तो आपको बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, तो इसकी तो आदत बनाओ आप, राइट। बुक रीडिंग के बारे में अगर आपको कौन सा बुक पढ़ना है, किस लेवल पे आप हो, उस हिसाब से क्या क्या करना है, पूरा गाइडेंस चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसके लिए अलग से सेशन लाऊंगा। बट ये करना तो पड़ेगा ही आपको, और वो आज जितना बिजी हो उससे डबल बिजी होगे तब भी करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज नहीं तो आप स्टैग्नेट हो जाओगे। तो ये 30-40 मिनट्स आपको आज से ही हैबिट बनाना पड़ेगा, ओके। नाउ ये कौन से एरियाज इंपैक्ट करेंगे? आरसी का एरिया, सीआर का एरिया, पैराजंबल का एरिया, समरी का एरिया, जितने भी एरिया रीडिंग से रिलेटेड है, रीडिंग से उसके ताल्लुक है, वो एरिया, क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तो डायरेक्टली होंगे। फिर पैराजंबल, फिर समरी, ये सारे एरियाज को ये डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट ओवरऑल वे में भी होगा, जैसे वोकैब का इंपैक्ट आपके कॉन्फिडेंस के भी ऊपर होगा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के ओवरऑल स्किल्स पे भी होगा, वो यहाँ पे भी होगा, बट ये डायरेक्टली यहाँ पे इंपैक्ट करेगा। नाउ द लास्ट एक्टिविटी, URL का U हो गया, R हो गया। अब L एक्टिविटी क्या है दोस्तों? L एक्टिविटी है लिसनिंग एक्टिविटी। ये तो देखो
कभी कभी हम लोगों को जो बताया जाता है या बच्चों को जो बताया जाता है, कुछ लोग यू एक्टिविटी के बारे में बोलते हैं, कुछ लोग आर एक्टिविटी के बारे में बोलते हैं, कुछ लोग दोनों बोल देते हैं कभी कभी, बट एल एक्टिविटी तो ज़्यादातर मैंने यूट्यूब में मिस होते हुए देखा है। वाई? उसके दो रीज़न है। एक तो है कि जो बोलते हैं, या यूट्यूब में क्या मतलब आपके सीनियर्स भी है जो अगर बोलते हैं, उन्होंने भी इस एक्टिविटी को ना करने की वजह से अपना टाइम बहुत गवा दिया है और उनको रियलाइजेशन भी नहीं है। ये रियलाइजेशन उनको वो तब होगा जब दे वुड गो ऑन फॉर देयर प्रोफेशनल लाइफ, एंड मे बी समवन हु हैज़ वर्क फॉर अराउंड 2-3 ईयर्स, उनको अगर आप जाके वापस पूछोगे तो वो दे वुड टॉक अबाउट दिस एक्टिविटी, दैट इज लिसनिंग एक्टिविटी। Now, why is listening activity important? उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन पहले देख लेते हैं कि listening activity करना क्या है आपको। बेसिकली इंग्लिश के कन्वर्सेशन को, इंग्लिश की स्पीच को आपको दिन में 10 से 15 मिनट सुनना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं, राइट? 10 से 15 मिनट आपको सुनना है इंग्लिश कन्वर्सेशन को, और ये ऑडियो स्टोरी हो सकता है, ये इन फॉर्म ऑफ आप हफ्ते में एक मूवी देख लो, राइट? तो वो 15 मिनट का जोड़ के आप 2 घंटे का एक मूवी देख लो, वो भी हो सकता है कंप्लीटली इंग्लिश में। पहले सबटाइटल के साथ देखो, फिर सबटाइटल हटा के देख लो, राइट? और एक है यू कैन कन्वर्स विथ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, अगर है तो। दो, ये एक्टिविटी बोथ एल का भी पार्ट है और एस का भी पार्ट है। याद है मैंने बोला था URLS 4 एक्टिविटी होता है, URLs, ओके? तो उसमें हमारे बैंकिंग के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये एस एक्टिविटी, एज यू कैन अंडरस्टैंड, इज स्पीकिंग एक्टिविटी, विच इंटरव्यूज में तो जरूरी पड़ता है और जाके प्रोफेशनल लाइफ में आगे जाके जरूरत पड़ता है, लेकिन डायरेक्टली प्री और मेंस और डिस्क्रिप्टिव क्लियर करने में इसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इसकी है, राइट? अच्छा, लिसनिंग का कैसे इंपॉर्टेंस बनता है मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे बड़ी चीज जो करता है लिसनिंग, वो है कि हमारे अंदर इंग्लिश की तरफ एक फेमिलियरिटी बनाता है। रोज जब मैं 15 मिनट सुनता हूं इंग्लिश, तब मुझे लगता है यार ये लैंग्वेज तो बड़ा ही फेमिलियर सा है, I can understand it, I have full confidence in it. The reason why we feel more confident in our mother tongue rather than in English is because that we converse and we listen to a lot of content in our mother tongue, which is not the case when it comes to English. है कि नहीं? बताओ मुझे, right? तो ये जो लिसनिंग वाली पार्ट है ना, ये मिसिंग होने की वजह से क्या होता है कि हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, हम बहुत रीडिंग करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वहाँ जहाँ पे कॉन्फिडेंस की बात आती है, जहाँ पे आप याद है आप ऐसे ऐसे गलतियाँ करते हो कि 2 क्वेश्चन के ऑप्शन के चॉइसेस में फंस जाता है, ग्रामर में, वो कैब में, फिल इन द ब्लैंक्स में, और आप जो है डिसाइड नहीं कर पाते हो। डिसाइड ऐसा नहीं कि आपको सही पता नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, इसलिए नहीं डिसाइड कर पाते हो। वो कॉन्फिडेंस कौन देगा पता है? लिसनिंग एक्टिविटी देगा। ये मिसिंग है, इसीलिए वो नहीं आ पाता है एग्जाम में, इसीलिए ये एग्जाम से डायरेक्टली रिलेटेड है। अब ये लेकिन कोई नहीं बताता है, ये एक ऐसा सीक्रेट है, एक तो 90% लोगों को पता ही नहीं है ये क्यों होता है, बिकॉज दे आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम द लैंग्वेज परस्पेक्टिव। उनको वो लैंग्वेज परस्पेक्टिव से वो सोचना ही नहीं आता ना, right? Okay, so this is what listening activity does for you. Familiarity breed करता है और उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस आता है, और वो डायरेक्टली आपको इंपैक्ट करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 मंथ्स अगर आप कंटिन्यू करें ये एक्टिविटी को आपके ओवरऑल इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स में, और वो तो आपके स्कोर्स को उठाएगा ही उठाएगा, राइट? आपके लिए अभी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है URL एक्टिविटी, यूसेज, रीडिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटी। ये 3 एक्टिविटी आपको करना ही करना है। एक बार समराइज कर देते हैं। टेक हेल्प फ्रॉम आवर एक्टिविटीज इन ग्रुप फॉर यूसेज। यूसेज के एक्टिविटी के लिए तो आपको डायरेक्ट हेल्प है, जो आप खुद करोगे तो 30-40 मिनट्स लगेगा। अगर आप ग्रुप का पार्ट हो और हर रोज कर रहे हो तो उसमें 15 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है? तो ये सीधी सीधी बात है, तो उसका फायदा उठाओ। देन स्टार्ट रीडिंग एंड लिसनिंग बाय योरसेल्फ, अपने से स्टार्ट करो। उसमें अगर आपको चाहिए कि मैं किसी तरह से हेल्प करूं, अगर आपको चाहिए कि नहीं सर जैसे आप यूसेज में अपने ग्रुप में कुछ स्टार्ट किया है, हेल्प किया है और कर रहे हो, तो वैसे ही अगर रीडिंग और लिसनिंग में भी कुछ हो सकता है, तो इफ़ यू वांट दैट, देन आप यस सर करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर अच्छे खासे कमेंट्स आ गए, अगर एक सब्सटैंशियल नंबर ऑफ कमेंट्स आ गया, तो आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट समथिंग, राइट? अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, बट अगर इंटरेस्टेड हो तो यस सर करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालो।
ठीक है, राइट। डू दीज हैबिट बिल्डिंग, 3 गुड हैबिट्स, इसी को कहते हैं 3 गुड लैंग्वेज हैबिट्स। इन हैबिट्स को करो और देखो कैप सिस्टम के साथ जब आप इसको मिलाते हो, राइट। अगर आप अचीवर्स प्रोग्राम में हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो आप तो कैप्स के सिस्टम के अंडर ऑलरेडी हो, और ये 3 गुड हैबिट्स जब आप अपने अंदर ढाल लोगे तो ये दोनों मिला के यू वुड बी अनबीटेबल। वो जो टॉप 1% है ना, वो तो मतलब रियलिटी है ही है, इवन टॉप 0.2 to 3% में भी आ सकते हो आप, राइट। ओके, और वही हमें टारगेट करना है। अगर आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो तो टारगेट तो वही होना चाहिए ना, ठीक है। चलिए, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।